हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज आप सभी लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9th का मैथ। पाठ का नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, अध्याय 1 का पार्ट 3। इसमें जो है लेसन नंबर 1.2 के 2 एग्जाम्पल्स और 4 प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। इन प्रश्नों को हल करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हम बताएंगे, जिससे कि इन प्रश्नों को आप बहुत आसान तरीके से समझ पाए। ये एक समकोण त्रिभुज हमने बना दिया। ए बी सी। ए बी भुजा जो होती है आधार होता है, आधार। और ये बी सी भुजा ये लंब है। और समकोण त्रिभुज के जो 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने की भुजा को कहते हैं कर्ण। यदि हम आधार को 1 इकाई मान लें और लंब को 1 इकाई मान लें तो कर्ण का मान यहाँ पर निकालेंगे। ऐसे ही 2 एग्जाम्पल्स और लेंगे। समकोण त्रिभुज हो गया, नाम है पी क्यू आर। इसमें आधार मानेंगे √2 और लंब 1 इकाई। एक एग्जाम्पल्स और लेते हैं। एक्स वाई जेड। इसमें हम आधार 2 इकाई लेंगे, लंब 1 इकाई और कर्ण का मान निकालेंगे। तो इसमें कर्ण का मान पूरा हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। इन दोनों में डायरेक्ट लिखेंगे। तो कर्ण का मान ज्ञात करने का फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का मान 1 का स्क्वायर, लंब का मान भी है 1 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 1 और 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। और कर्ण का मान निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो अंडर में आ जाएगा √2। तो कर्ण का मान आ गया √2। तो अब इन दोनों में हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे? आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर को जोड़ देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 जोड़ दोगे 2, उस 2 को अंडर में लिख दिया गया, तो कर्ण का मान आ गया। ऐसे ही इसको जब सॉल्व करेंगे तो आधार का स्क्वायर √2 का स्क्वायर करोगे 2 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर कर दोगे तो 1 आएगा। इन दोनों को जोड़ने पर 3, तो कर्ण का मान निकालना है तो √3। इसी तरह इसमें भी करेंगे। आधार का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, जोड़ दोगे 5, तो कर्ण का मान √5 होगा। अब जो है जब इसमें प्रश्न आएंगे, यदि प्रश्न में आएगा √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो, तो √2 के लिए जो है आधार 1 और लंब 1 रहेगा। √2 के लिए आधार 1 होगा और लंब 1 होगा। यदि √3 को संख्या रेखा पर निर्धारित करना होगा तो आधार √2 और लंब 1।
आधार होगा √2 और लंब हो जाएगा 1। ऐसे ही यदि √5 को संख्या रेखा पर निर्धारित करना होगा, √5, तो इसमें आधार हो जाएगा 2 और लंब हो जाएगा 1। अब √2, √3, √5 के जब वर्गमूल निकालते तो मान क्या प्राप्त होता है, ये भी आपको बता दे रहे हैं। √2 का मान होता है 1.414। √3 का मान होता है 1.732। √5 का मान होता है 1.236। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं। ठीक है, अब अगला है पॉइंट अपरिमेय संख्याएं। इसके पहले अपरिमेय संख्या क्या होता है मैंने आपको बताया है, उसको आप देख लीजिएगा। फिर भी यहाँ आपको हम समझा रहे हैं। तो परिमेय संख्या बताने से पहले आपको हम बताते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या तो बताया गया कि परिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जाए, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं। P और Q पूर्णांक होना चाहिए और Q का मान 0 ना हो। जैसे 3/2 यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन जो अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो अपरिमेय संख्या होती क्या है? √2, √5, √3, √7, √11, √13, ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या है। और ये पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, जैसे मान लो कि यहाँ पर हम लेते हैं √4, तो √4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 और इसके बटे में 1 लिख सकते हैं। ये P/Q के रूप में है। तो √4 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये 3, 7, 11 और 13 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है। ये सभी संख्याएं एक अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, अब हमें यहाँ बताना है संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कीजिए। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको संख्या रेखा पर इसका स्थान निर्धारण करना है। तो अभी हमने आपको बताया था कि आधार 1, लंब 1 के कण का मान प्राप्त होता है √2। तो √2 प्राप्त करने के लिए आधार का मान 1 और लंब का मान 1 होना चाहिए। अब इसको संख्या रेखा पर हम दर्शाएंगे। अच्छा, संख्या रेखा पर हमें एक लंब खींचना होगा। तो लंब खींचने के लिए उस रेखा पर 90 अंश का कोण किस तरीके से बनता है, पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूं। एक रेखा खींचा गया ये। अब इस रेखा पर एक लंब रेखा खींचनी है। तो लंब रेखा खींचने के लिए आप या तो स्केल से लंब रेखा खींच सकते हो, या तो इस चांदे की सहायता से एक लंब रेखा खींच सकते हो, और हम आपको बताएंगे गोला प्रकार से लंब रेखा कैसे खींचते हैं। अब देखो, इस गोला प्रकार से खींचना है तो गोला प्रकार का एक कोई चाप ले लेंगे इस तरीके से। कितना ओपन हो गया है। अब इस चाप को ना तो कम करना है ना तो ज्यादा करना है।
पिन यहाँ रखेंगे, पेंसिल यहाँ रखेंगे, इस तरीके से एक चाप लगा देंगे। इस तरीके से एक चाप लग गया। अब जब ऐसे चाप लगा लेंगे तो पिन इस जगह रखेंगे और पेंसिल की नोक इधर होगा, इस तरीके से एक चाप लगाएंगे। अब पुनः पिन यहाँ रखेंगे, पेंसिल की नोक इधर एक चाप लगा देंगे, ये हो गया। अब पिन इस जगह पर रख के इधर एक चाप लगाएंगे और पिन यहाँ रख करके पेंसिल से इधर एक चाप लगा देंगे। जहां पर ये दोनों एक दूसरे काटेंगे ऐसे एक सीधी रेखा खींच देंगे, ये बन जाएगा 90 अंश का कोण। तो ये रेखा जो है इस रेखा पर लंब है, इस तरीके से लंब रेखा खींचा जाएगा और 90 अंश का कोण भी बनेगा। इसको हम यहाँ साइड में लगा दे रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि संख्या रेखा पर अंडर रूट का स्थान कैसे निर्धारण करते हैं। अब देखो संख्या रेखा पे स्थान निर्धारण करना है। यहाँ पर हमें मान लिया कि 0 है, इस तरफ जाएंगे तो प्लस, इधर आएंगे तो माइनस। अब यहाँ पर हमें 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई लेना है। तो आप क्या करोगे, इस स्केल की मदद से अपने कॉपी पर इस तरीके से एक रेखा खींचना। रेखा खींचने के पश्चात 1 इंच को 1 इकाई मान लोगे। तो हम यहाँ पर इतनी दूरी को 1 इकाई हमने मान लिया और आप कॉपी में इस स्केल की सहायता से 1 इकाई की दूरी लोगे और जितनी दूरी पे है उतनी दूरी पर दूसरी इकाई होगी और उतनी ही दूरी पर एक तीसरी इकाई हो गई। माइनस किस तरफ, 0 किस तरफ, -1, -2 और -3, ये होता है संख्या रेखा। और इस संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण करना है। तो √2 का स्थान निर्धारण करने के लिए ये आधार देखोगे 1 है और लंब 1, इसको देखते हैं लोग। ये 0 है, इसको O मान लेते हैं, O बिंदु है ये, और ये A बिंदु है। तो 0 से A बिंदु के बीच की दूरी 1 है, 1 हो गया। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक लंब रेखा खींचना है, तो लंब रेखा खींचने के लिए इस तरीके से आप खींच सकते हो। अब इस पे मेरी व्यवस्था नहीं है कि हम इस पे खींच पाए, हम आपको बताते हैं। या तो आप जो है इस चांदा की सहायता से, इस चांदा की सहायता से एक लंब रेखा खींच सकते हो, या फिर आप स्केल की सहायता से लंब रेखा ऐसे खींच लोगे। हमने एक लंब रेखा ये खींच दिया, हो गया, ठीक है। अब जो है इसके बाद इस चांद गोला प्रकार का यूज करना है। O से लेकर के A तक की दूरी 1 इकाई है। तो इस चांदे गोला प्रकार का ये पिन वाला पॉइंट O और पेंसिल वाला पॉइंट O तक एक चाप लोगे 1 इकाई का। फिर यहाँ पर पिन रख करके पेंसिल से इधर एक क्रॉस का निशान लगाओगे, जिसकी दूरी OA के बराबर ही होगा। यहाँ B बिंदु हो गया। B को A से जब मिला दोगे ये हो जाएगा √2। आधार 1, लंब 1, ये हो गया √2। अब क्या करना है, पिन को O पे रखोगे, पेंसिल को B पर एक चाप ले लोगे इस तरीके से। फिर इस तरीके से आप एक चाप लगा दोगे, एक चाप लग गया। यहाँ एक बिंदु है P, बिंदु P ले लिया गया। तो O से P तक की दूरी √2 है, यानी OP बराबर √2। तो √2 का स्थान का निर्धारण संख्या रेखा पर यहाँ पे कर दिया गया। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताया था कि √2 का मान होता है 1.414।
यानी √2 का मान 1.5 से कम है। यहाँ देखोगे 1 और 2 के बीच का ये पॉइंट ये 1.5 है, तो देखोगे 1.5 से कम पर एक रेखा आई, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब आपको बताते हैं अगला प्रश्न। √3 का स्थान का निर्धारण संख्या रेखा पर करके दिखाना है। तो √3 के लिए आधार लेंगे √2 और लंब लेंगे 1, तो ये मान आ जाएगा √3। तो √3 के लिए आधार होगा √2 और लंब होगा 1। इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले √2 किस तरीके से मिलेगा, यहाँ पर देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया है, सबसे पहले इस तरीके से पूरा चित्र बनेगा। जैसे ही चित्र बना है सेम ऐसे ही चित्र बनाना है। ये √2 मिल जाएगा हमें आधार, और इसी पर एक लंबवत रेखा खींचेंगे। लंबवत रेखा कैसे खींचना है, इस तरीके से भी आप लंबवत रेखा खींच सकते, गोला प्रकार से या चांदा की मदद से। और हम यहाँ पर आपको पटरी की सहायता से एक लंबवत रेखा खींचेंगे और 1 इकाई की दूरी लेकर के उसको इससे मिला देंगे, तो √3 प्राप्त हो जाएगा। और उसी को फिर जो है चांदा की मदद से कैसे वक्र खींचेंगे जो संख्या रेखा पर हमें प्रदर्शित करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। जीरो, जैसे मैंने बताया था पटरी से 1 इंच की दूरी को आप लोग 1 इकाई मानोगे। 1, 2, 3, इधर की तरफ -1, -2, -3, ये है संख्या रेखा। अब हमें संख्या रेखा पर √3 को प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले मैंने जो बताया था, पहले √2 देखते हैं। 1 इकाई की दूरी है, इस पर पटरी की सहायता से एक लंब रेखा आप खींच लोगे। ये लंब रेखा हो गई। अब देखो ये O बिंदु है और ये A बिंदु है, इसके बीच की दूरी 1 है। तो अब गोला प्रकार की सहायता से OA के बीच का एक चाप लोगे जो 1 इकाई होगा, और उस 1 इकाई पर यहाँ पर ऐसे क्रॉस का निशान लगाना है। तो पिन A बिंदु पर अब पेंसिल द्वारा ऐसे निशान लगाओगे, जितनी दूरी है उतनी दूरी ये भी होनी चाहिए। ये हो गया। अब इसको ऐसे आप मिला दोगे, ये 1 था, ये 1 था, ये मिल गया √2। अब इस √2 पर एक लंब रेखा खींचना है जिसकी इकाई 1 होगी। तो पटरी की सहायता से ऐसे पटरी की सहायता से एक लंबवत रेखा खींचेंगे। ये लंबवत रेखा खींचा गया, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब यहाँ पर ये A है, B बिंदु हो गया। अब B बिंदु से यहाँ पर 1 इकाई की दूरी लेनी है। तो 1 इकाई की दूरी जो यहाँ पर लिए थे, जो चाप था O से A तक, वही चाप आप गोला प्रकार का लोगे, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। कि पिन पॉइंट बी पर अब पेंसिल से क्रॉस निशान लगाओगे, जितनी दूरी पर ये है वही दूरी ये होना चाहिए, बी और सी। और जब इसको मिला दोगे तो √2 और ये 1 है, ये हमें मिल जाएगा √3। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब क्या करना है, गोला प्रकार की मदद से ओ बिंदु पर पिन और पेंसिल सी तक, यहाँ तक आप पहुंचाओगे। और पहुंचाने के बाद ये पेंसिल जो है इस तरीके से ऐसे आप चाप लगा दोगे, इस तरीके से चाप लगेगा और ये बिंदु हो जाएगा P। तो O से P तक की दूरी √3 आ गया। क्लियर है ये? अच्छा,
तो हमने आपको बताया था कि अंडर रूट 3 का मान होता है 1.732। 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा है, 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो यहाँ पर भी देखोगे आप 1 और 2 के बीच ये हो गया 1.5, तो 1.5 से थोड़ा ज्यादा पर लिखा गया है। स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है। अब वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। पहली संख्या होती है परमेय संख्या और ये दूसरी संख्या होती है अपरमेय संख्या। परमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हो, 3/2, 5/3, 1/2, ये हो गया परमेय संख्या। अपरमेय संख्या भी हमने बताया था कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, ये सब क्या है? अपरमेय संख्या। यहाँ देखोगे ये प्रत्येक परमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। पहला पॉइंट है, प्रत्येक परमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। दूसरा देखो कि जितनी भी अपरमेय संख्याएं हैं ये सभी अपरमेय संख्याएं वास्तविक संख्या है। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रत्येक अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तीसरा देखो, अच्छा वास्तविक संख्या परमेय भी हो सकती है और अपरमेय भी हो सकती है। इसका मतलब है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या का परमेय संख्या होना आवश्यक नहीं है। प्रत्येक वास्तविक संख्या का परमेय होना आवश्यक नहीं है। इसी तरह से कि वास्तविक संख्या अपरमेय भी हो सकता है और परमेय हो सकता है, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या का अपरमेय होना भी आवश्यक नहीं है। ये हो गया, प्रत्येक वास्तविक संख्या का अपरमेय होना आवश्यक नहीं है। अब पांचवा पॉइंट क्या है कि वास्तविक संख्या या तो परमेय होगा या तो अपरमेय होगा। वास्तविक संख्या या तो परमेय या अपरमेय संख्या हो सकती है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 के। अब यहाँ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा, सारी चीजों को बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है? सत्य सत्य बताना है और कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण भी बताना है कि क्यों सत्य है और क्यों असत्य है। पहला, प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि प्रत्येक अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। यहाँ पे एक बार पुनः देख लेते हैं। वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय। तो जितने भी परमेय संख्या होती हैं प्रत्येक परमेय संख्या वास्तविक होती है और प्रत्येक अपरमेय संख्या भी वास्तविक होती है। क्वेश्चन, प्रत्येक अपरमेय संख्या, प्रत्येक अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? तो हाँ होती है, यह कथन सत्य है। कथन सत्य है, यह आंसर हो गया। और कारण, इसका कारण बताना है। तो कारण क्या होगा? कारण यही है कि प्रत्येक अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु अंडरवुड m के रूप का होता है, ये देखते हैं।
ये हो गया संख्या रेखा। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु का मतलब -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। ये 1, 2, 3, 4 ये √m का रूप है, क्योंकि ये जो है √1 का मान है और ये √4 का मान है, ये √9 का मान है, ये √16 का मान है, ये √0 का मान है। लेकिन ये किसका वर्गमूल है? ये जो ऋणात्मक संख्या है, कोई भी ऋणात्मक संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं होता है। इसका मतलब ये √m का रूप नहीं है। यह कथन जो है असत्य है, कथन असत्य है। अब इसका लिखेंगे कारण, किस कारण से यह कथन असत्य है। ये जो ऋणात्मक संख्या है, तो कोई भी ऋणात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता। तो कारण लिख रहे हैं, कोई भी ऋणात्मक संख्या प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, इसलिए यह कथन असत्य है। ठीक है, अगला, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखो, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या अपरिमेय भी हो सकती है और परिमेय भी हो सकती है, इसलिए यह कथन असत्य है। असत्य है, और क्यों असत्य है इसका कारण भी लिख देते हैं। कारण, कारण क्या है? तो वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। वास्तविक संख्या परिमेय व अपरिमेय दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो धनात्मक पूर्णांक पहले आपको बताते हैं क्या है। धनात्मक पूर्णांक एक, 2, 3,
4 5 6 7 8 9, इस तरह से ये धनात्मक पूर्णांक है। तो कह रहा है कि इनका वर्गमूल निकालो जो अपरिमेय होते हैं। देखते हैं, एक का वर्गमूल निकालेंगे, एक इसके बटे में एक लिख सकते हैं, ये पी अपान क्यू का रूप है, तो ये परिमेय है। 2 √2, अभी मैंने बताया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, ये अपरिमेय है। 3 का वर्गमूल निकालोगे, ये भी अपरिमेय है, अपरिमेय है। 4 का वर्गमूल निकालोगे, ये 2 आएगा, इसको 2/1 भी लिख सकते हो, तो यह एक परिमेय है क्योंकि पी अपान क्यू का रूप है, परिमेय है। ऐसे ही √5 ये अपरिमेय है, अपरिमेय है। तो धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है। तो देखोगे धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है। देखो धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल परिमेय भी है, तो आंसर हो जाएगा नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, कुछ परिमेय होते हैं, कुछ अपरिमेय होते हैं। तो आंसर लिखेंगे इसका, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, अपरिमेय नहीं होते हैं, अपरिमेय नहीं होते। और इसमें एक चीज पूछा गया है, एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। यानी कि धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल निकालना है और वर्गमूल निकालने के बाद देखेंगे वह एक परिमेय संख्या है, ऐसा एक एग्जाम्पल्स लेना है। जैसे 4, अब ये धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो 4 का वर्गमूल आएगा 2 और इसके बटे में 1 आप लिख सकते हो, पी अपान क्यू का रूप है, यह हो जाएगा परिमेय। धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल परिमेय आ गया। एक आध एग्जाम्पल और आपको ऐसे में बता दे रहा हूं, 9 एक धनात्मक पूर्णांक है, उसका वर्गमूल निकाल रहे हैं, यहाँ भी लिख देते हैं एग्जाम्पल एक्स्ट्रा 9। तो 9 धनात्मक पूर्णांक है, उसका वर्गमूल निकालेंगे 3 आएगा, 3/1, यह भी एक परिमेय संख्या है। ऐसे बहुत सारी धनात्मक पूर्णांक होंगे। धनात्मक पूर्णांक 16 वर्गमूल निकालोगे 4, वह भी परिमेय संख्या है। धनात्मक पूर्णांक 25 वर्गमूल निकालोगे 5, 5/1 बनेगा, वह भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो √5 को निरूपित करने के लिए अभी मैंने आपको बताया था कि इसका मान √5 तब प्राप्त होगा जब आधार 2 है और लंब 1 है। यानी √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो आधार इसका बनेगा 2 और लंब बनेगा 1। अब इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। अभी इसके पहले √2 √3 जिस तरीके से मैंने बताया था उसी तरीके से इसको भी बनाना है। जीरो। अब पटरी की सहायता से
पटरी की सहायता से 1 इंच की दूरी को आप 1 इकाई मानोगे। हम इतनी दूरी को 1 इकाई मान लिए, और जितनी दूरी पे ये है उतनी दूरी पर और ले रहे हैं, ये 2 इकाई हो गया। उतनी दूरी पर और एक ले लिए, ये 3 इकाई हो गया। इस तरफ आएंगे, माइनस चिन्ह लगेगा, -1 -2, ये हो गया संख्या रेखा। और इस संख्या रेखा पर हमें दर्शाना है √5 को। तो √5 को दर्शाने के लिए आधार कितना लेना है? 2। यहां से O बिंदु है और ये A बिंदु हो गया, इसके बीच की दूरी हो गया 2, ये 2 हो गया। अब यहाँ A बिंदु पर एक लंबवत रेखा खींचनी है। तो लंबवत रेखा खींचने के लिए हमने गोला प्रकार से बताया है, चांदा की सहायता से लंबवत रेखा खींच सकते हो, और हम यहाँ पर खींचेंगे पटरी की सहायता से एक लंबवत रेखा। ये लंबवत रेखा हो गया। अब इस लंबवत रेखा पर 1 इकाई की दूरी पर एक चाप लगाना है, क्योंकि लंब इसका कितना है? 1 है। अब 1 इकाई का चाप लगाने के लिए आप गोला प्रकार का यूज करोगे। पिन O बिंदु पर, और ये पेंसिल की नोक यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि 1 इकाई की दूरी ये है और ये दूरी 2 इकाई तक हो जाएगी। 1 इकाई का चाप लगाओगे और पिन को A बिंदु पर रख करके इस तरीके जहाँ चाप लगाओगे, ये चाप जो है इस 1 इकाई दूरी के बराबर होनी चाहिए। तो आप पेंसिल से चाप लगा दोगे, ये कितना हो गया? 1 हो गया। अब आधार 2 लंब 1, जब इसको ऐसे मिला दोगे, ये हो जाएगा √5 AB। देखो, आधार 2 लंब 1, इसको मिला देंगे तो √5 हो गया। अब इस √5 को इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए पिन जो है इस O बिंदु पर पेंसिल की नोक यहाँ तक आनी चाहिए। यहाँ तक चाप ले लोगे, काफी बनाओगे तो स्पष्ट समझ में आएगा। यहाँ ले लोगे, फिर ऐसे आप इस तरीके से बना दोगे। जब इस तरीके से आप खींचोगे, ऐसे आएगा ये, और यहाँ आ जाएगा ये P बिंदु। तो O से लेकर के P बिंदु के बीच की दूरी हो जाएगी √5। ये √5 संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गया। OP के बीच की दूरी हो गया √5। अच्छा, √5 का मान हमने आपको बताया था कितना होगा। √5 का मान होता है 2.236। देखोगे 2.5 से कम है, 2.2, 2.5 से कम है। 2 और 3 के बीच में 2.5 आएगा, 2.5 से थोड़ा सा कम है। ये √5 को हमने संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया। अभी एक क्वेश्चन और है इसमें, उसको देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इसको आप पढ़ लेना। वर्गमूल सर्पिल की रचना करना है। जिस तरीके से वर्गमूल है, इसके सर्पिल की रचना करना है। अभी मैंने आधार 1 लंब 1 लेकर √2 बनाया था, √2 और ये 1 लेकर √3 बनाया गया था। अब ये √1 और फिर ये लोगे तो √4 बनेगा, जिसका मान 2 आएगा। इसको हमें बनाना है, तो आपको बना के दिखाते हैं। किताब में उस तरीके से बना है, उसको देख लेना। देखो, हमने यहाँ लिया G, और ये है 1 और ये 2। ये O बिंदु है, A बिंदु है, इसके बीच की दूरी 1 इकाई हो गई। अब यहाँ पर एक लंबवत रेखा खींचेंगे और इस लंबवत रेखा पर 1 इकाई की दूरी पे एक चाप लगाना है। तो चाप के लिए पिन O बिंदु पर और पेंसिल नोक A बिंदु पर इतना चाप ले लेंगे, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक चाप लेंगे और पिन यहाँ रखेंगे, पेंसिल से निशान लगा लेंगे। जब निशान लगाएंगे तो ये दूरी बराबर होनी चाहिए। A है, B बिंदु है, इसको मिला दोगे, ये हो गया √2।
क्लियर हो गया? ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक लंबवत रेखा खींचेंगे। ये लंबवत रेखा आ गया, थोड़ा सा ऊपर चला गया ये लंबवत रेखा आ गया। अब यहाँ पर 1 इकाई का चाप लगाएंगे, जो चाप आप पहले बना चुके हैं 1 इकाई का। पिन यहाँ पेंसिल से ऐसे क्रॉस लगा दोगे। बी, अच्छा बुक्स में यहाँ P1 P2 दिया है, तो P1 P2 ही लेते हैं। P1 P2, और जब इसको मिला दोगे ये है P3, और ये एक था √2, एक ये बन जाएगा √3। अब क्या करना है, यहाँ पर एक लंबवत रेखा खींचना है, तो पटरी की सहायता से आप एक लंबवत रेखा खींच देना। अब P3 से 1 इकाई की दूरी पे यहाँ चाप लगाओगे, ये हो गया। अब P3 ये हो जाएगा P4, जब इसको मिला दोगे तो √3 और 1 है, इसका वर्गमूल निकालोगे, स्क्वायर करोगे तो 3, इसका 1, 3 और 1 जोड़ोगे 4, ये हो जाएगा √4, जिसका मान होता है 2। किताब में सिर्फ यहीं तक है, हमने इतना और बना दिया है। एक और बनाते हैं। एक लंबवत रेखा खींचेंगे और यहाँ से यहाँ तक की 1 इकाई का जो चाप है, पिन यहाँ रखोगे, पेंसिल से ऐसे निशान लगा लोगे। ये P3 था, P4 है, P5 हो गया ये। फिर इसको ऐसे मिला दोगे, 1 है ये। अब जब ये √4 है, जिसका मान 2 है, यहाँ लिख देते हैं, इसका मान कितना है 2। इसका स्क्वायर करोगे 4, ये 1, 5, इसका मान आ जाएगा √5। इसी तरह से आप सर्पिल वक्र बना सकते हैं। उम्मीद है कि आज के क्लास में जो कुछ आपको बताया गया, सारी चीजें अच्छे ढंग से समझ में आ गया है आपको। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो प्यार से इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।